मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, बंजोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम पिछले पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज भी शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत लघु जातकम पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान कुछ महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर चर्चा किए थे, आज फिर हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे फिर से चर्चा करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज हम बात करने वाले सबसे पहले पिता के परोक्ष में जन्म ज्ञान। तो हम लोग जानते हैं, लग्न चंद्रमा में अदृश्य हो वह चंद्रमा, शुक्र और बुध में मध्य हो वह शनि लग्न में हो वह लग्न में सप्तम में, लग्न के सप्तम में मंगल हो तो वो वर्णित स्थिति में पिता के परोक्ष में परोक्ष में जन्म समझना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो कैसा कंडीशन? लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो, तब लग्न चंद्रमा से अदृश्य हो वह चंद्रमा शुक्र और बुध के मध्य हो, वह शनि लग्न में हो, वह लग्न में लग्न से सप्तम में मंगल हो, जो लग्न होगा उसका सातवां घर उसमें कौन सा होगा? मंगल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा, वो जातक पिता के परोक्ष में जन्म समझा जाएगा। ये कुछ लग्न कुंडली के माध्यम से हम लोग उसको निकाल के बताने का प्रयास करते हैं, जो मैंने आपको जानकारी अभी दी। ये हो गया। अब दूसरा हम लोग आज करते हैं प्रजात जन्म। तो प्रजात जन्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय यदि एक राशि में स्थित हो तो, फिर से बता दें, पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय यदि एक राशि में स्थित हो तो जातक को प्रजात समझना चाहिए। फिर से बता दूं, पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा के समय यदि एक ही राशि में स्थित हो तो जातक को प्रजात समझना चाहिए। अथवा जन्म में बृहस्पति से अष्टम लग्न या चंद्रमा हो तो, जन्म के समय में बृहस्पति से अष्टम लग्न, जिस घर में बृहस्पति होगा उसका आठवां घर में अष्टम लग्न जो होता है, आठवां घर लग्न या चंद्रमा हो तो प्रजात, अथवा सूर्य से युक्त चंद्रमा बृहस्पति से अष्टम हो तो, अगर अष्टम हो तो भी हम लोग उसको प्रजात जन्म समझते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि पाप ग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय यदि किसी एक राशि में स्थित हो तो जातक को प्रजात समझना चाहिए, या जातक जन्म के समय बृहस्पति के अष्टम लग्न या चंद्र हो तो प्रजात, अथवा सूर्य में से युक्त चंद्रमा बृहस्पति से अष्टम हो तो भी हम लोग उसको प्रजात समझते हैं। तो ये प्रजात जन्म हुआ। इसके पहले हमने आपको परोक्ष जन्म के बारे में बताया, ये प्रजात जन्म के बारे में भी हमने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरे बिंदु पे आते हैं, सूतिका गृह द्वार एवं दीप ज्ञान के बारे में। वो क्या है और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करें, ताकि हम लोग लघु प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसको संक्षिप्त में ही, अगर हम लोग संक्षिप्त में ही और सारी बातों को अगर हम लोग दर्शा दें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपके लिए भी, और जो आपका क्वेश्चन या परीक्षा में आप जो लिखेंगे, जो भी उनका जांच करेंगे, उनको समझने में और आपको क्या कहते हैं, आपके द्वारा जो लिखा गया उसको समझने में उनको सहूलियत होगी। आगे बढ़ते हैं। सूतिका गिरी द्वारा एवं दीप ज्ञान के बारे में हम लोग जानते हैं।
केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह का दिशा, मतलब केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में गृह द्वारा समझना चाहिए। यदि एक से अधिक ग्रह केंद्र में हो तो, जो हम लोग लग्न बनाते हैं उस तरह के हो तो बलि ग्रह की दिशा में बलि ग्रह की दिशा में उसको द्वार समझना चाहिए। मतलब बलि जो होता है उसको किस द्वार में समझना चाहिए? बलि ग्रह की दिशा में उसको द्वार समझना चाहिए। यदि अनेक ग्रह बलि हो तो बलि ग्रह संख्यक सूतिका ग्रह के द्वार में समझना चाहिए। अगर बलि एक से अधिक हो तो उसको हम लोग संख्यक सूतिका गृह के द्वार में समझना चाहिए। यदि केंद्र में ग्रह नहीं हो तो, अगर केंद्र में ग्रह नहीं हो तो लग्न राशि की दिशा में, अगर केंद्र में ग्रह नहीं हो तो उसको हम लोग लग्न राशि की दिशा में उसके द्वार को समझना चाहिए। फिर सूर्य की स्थिति से दीपक का ज्ञान करना चाहिए। सूर्य जहाँ पे भी होगा उसकी स्थिति के आधार पे हम लोग दीपक का ज्ञान करेंगे। लग्न के पास दोनों और सूर्य द्वारा, लग्न के पास दोनों और सूर्य हो तो, तब लग्न के पास दोनों और सूर्य हो तो, दोनों और सूर्य हो तो पूरब दिशा में, सप्तम भाव के समीप हो तो पश्चिम दिशा में, चतुर्थ भाव के समीप हो तो उत्तर दिशा में, तथा दसम भाव के समीप हो तो 9, 10, 11 भाव में हो तो, मतलब हो तो उससे दक्षिण दिशा में दीपक समझनी चाहिए। तो ये भी हमने आपको सूतिका गृह द्वार एवं दीप ज्ञान के बारे में हमने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मैं आपको फिर से बता दूं इस चीज़ को, केंद्र में जो ग्रह उसी ग्रह की दिशा में गृह द्वारा समझना चाहिए। केंद्र में जो ग्रह हो उसी ग्रह की दिशा में गृह समझना चाहिए। यदि एक ग्रह से अधिक ग्रह केंद्र में हो तो उसको बलि ग्रह की दिशा में समझना चाहिए। यदि अनेक ग्रह बलि हो तो उसको हम लोग संख्यक सूतिक गृह के द्वार समझना चाहिए जो होता है। तीसरा, यदि केंद्र में ग्रह नहीं हो तो उसे हम लोग लग्न राशि की दिशा के द्वार की ओर हमको समझना चाहिए। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग सूतिका गृह द्वार एवं दीप ज्ञान के बारे में समझ लेंगे। तो ये हमने अभी आपको एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम लोग बात करने वाले हैं लग्न की दिशा का शुभाशुभ तत्व जो होता है उसके बारे में हम लोग एक संक्षिप्त जानकारी साझा करने वाले हैं। यदि चर लग्न 1, 4, 7, 10 हो तो, यदि चर लग्न 1, 4, 7, 10 हो तो प्रथम द्रोष कोण में लग्न 10 फल शुभ, द्वितीय में मध्यम और तृतीय द्रोष कोण में दशा फल अशुभ समझना चाहिए। हम लोग फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यदि चर लग्न 1, 4, 7, 10 हो तो प्रथम द्रोष कोण में लग्न दशा फल शुभ होता है, द्वितीय में मध्यम और तृतीय में द्रोष कोण में दशा फल अशुभ समझना चाहिए। द्विस्वभाव लग्न, पहले चरण लग्न पढ़े थे, अब हम लोग द्विस्वभाव लग्न हो जाता है 3, 6, 9 और 12। द्विस्वभाव लग्न जो है वो 3, 6, 9, 12 अगर हो तो प्रथम द्रोष कोण में अशुभ, द्वितीय में मध्य और तृतीय में शुभ समझना चाहिए। यदि स्थिर लग्न 2, 5, 8, 11 हो तो प्रथम द्रोष कोण में अशुभ, द्वितीय में शुभ, तृतीय में मध्य दशा का फल समझना चाहिए। तो अभी हमने आपको लग्न की दशा का शुभाशुभ, हमने इसको 3 पार्ट में बांटा था। पहला चर लग्न, दूसरा द्विस्वभाव लग्न और तीसरा स्थिर लग्न। इसके बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कौन से लग्न में प्रथम द्रोष कोण में क्या शुभ होगा, द्वितीय द्रोष कोण में कौन सा अशुभ होगा।
इसके बारे में हमने आपको एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो अभी मैंने ये हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं अनफा योग के बारे में। अनफा योग क्या है? सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वादश स्थान में हो तो अनफा योग कहलाता है। वो मतलब अनफा योग होता है। सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा से द्वादश स्थान में हो तो उसको हम लोग अनफा योग कहते हैं। इस योग का जातक सुशील, संपूर्ण सुखों से युक्त, सामर्थ्यवान एवं कीर्तिवान होता है। अनफा योग जो होता है, अगर किसी भी जातक का अनफा योग में अगर अनफा योग होता है तो अगर उस कंडीशन में ये हो, सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा के द्वादश स्थान में हो तो उसे हम लोग अनफा योग कहते हैं। अगर उसके लग्न कुंडली के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये अगर कंडीशन आता है तो वो क्या होगा? अनफा योग। अगर वो अनफा योग होगा तो वो क्या होगा? वो जो व्यक्तित्व होगा उस जातक वो सुशील होगा, संपूर्ण सुखों से युक्त होगा, सामर्थ्यवान होगा और कीर्तिवान होगा। ये अनफा योग से संबंधित कुछ हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम लोग बात करते हैं सुनफा योग के बारे में। सूर्य को छोड़कर यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा के द्वितीय स्थान में हो तो उसको हम लोग सुनफा योग कहते हैं। वो सुनफा योग बनता है। सूर्य को छोड़कर यदि किसी ग्रह का चंद्रमा से द्वितीय स्थान में हो तो उसको हम लोग सुनफा योग समझते हैं। इस योग का जातक बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है एवं अनेक बाहुबल से धनार्जन करने वाला बल होता है। मतलब बाहुबली होता है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। कौन? ये सुनफा योग के व्यक्तित्व अगर जिन भी जातक का सुनफा योग लग्न के आधार पर अगर निकलता है तो वो उनमें ये सब चीज़ पाया जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं दरुधरा योग पे कि दरुधरा योग क्या होता है। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश भाव में, सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश भाव में ग्रह हो तो दूरधार योग, दरुधर योग बनता है। दरुधर योग बनता है। इस योग का जातक अनेक सेवकों से युक्त, अधिक परिवार वाला एवं अनेक कार्य करने वाला और सुखी होता है। इस योग का जो जातक होगा अनेक सेवकों से युक्त, अधिक परिवार वाला एवं अनेक कार्य करने वाला और बहुत सुखी होता है। अब हम लोग बात करते हैं केमद्रुम योग के बारे में कि केमद्रुम योग क्या है। सूर्य को छोड़कर यदि चंद्रमा के दोनों तरफ द्वितीय एवं द्वादश स्थान में एक भी ग्रह ना हो तो उसे हम लोग केमद्रुम योग कहते हैं। ये जातक जो होता है नौकरी करने वाला होता है, नौकरी करने वाला दुखी जो होता है, जो नौकरी करने के बाद भी दुखी होता है वो, तथा धनहीन होता है। केमद्रुम योग वाले व्यक्तित्व क्या हो जाएंगे? जो जातक होंगे वो नौकरी करने वाले होंगे लेकिन बहुत दुखी होंगे और धन का हीन होते रहता है। यह है केमद्रुम योग के बारे में हमने आपको बात की। अब हम लोग बात करते हैं प्रबज्या योग के बारे में। प्रबज्या योग क्या है? यदि एक राशि में 4 से अधिक ग्रह हो तो उसको हम लोग प्रबज्या योग कहते हैं। यदि एक राशि में 4 से अधिक ग्रह हो तो हम लोग उसको प्रबज्या योग कहते हैं। प्राप्त ग्रहों में जो बलवान होता है वही प्रबज्या करता है। मतलब उसमें 4 में से जो सब ज़्यादा बलवान होगा वो क्या करेगा? अपना वर्चस्व दिखाएगा। यदि अनेक ग्रह बलवान हो तो अनेक प्रबज्या होगा। मतलब एक से अगर अधिक बलवान हो तो सबका अपना अपना ताकत होगा, सब प्रबज्या सब अपन ताकत दिखाएगा। प्रथम प्रबज्या सबसे अधिक बलवान ग्रह का
ग्रह का तत्पश्चात बलवानानुसार प्रवज्या होता है। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं, उस चार में से जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा उसका क्या होगा, उसका जो उस चारों में से जो प्रवज्या होगा वो सबसे ज़्यादा बलवान, मतलब सबसे ताकतवर प्रवज्या होगा उस चार में से जो बलवान होगा। ऐसा ही हमको समझना चाहिए कि जो भी हम लोग समानता कह सकते हैं कि अगर चार आदमी हैं, चार आदमी में चारों बलवान हैं, तो उसमें हम लोग फिर देखते हैं कि उस चारों में से हर एक एंगल से कौन सबसे ज़्यादा बलवान होता है, हम लोग उसी को प्रधान मानते हैं। तो वही चीज़ इस प्रवज्या योग में है। अगर एक से अधिक प्रवज्या हो तो बलवान प्रवज्या हो, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा बलवान, बुद्धिमान, ताकतवान जो सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग सबसे ज़्यादा बलवानुसार प्रवज्या मानेंगे, और इसी तरह हम लोग समझते भी हैं। तो ये प्रवज्या योग की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं राजयोग के बारे में कि राजयोग क्या होता है। जन्म समय में यदि स्व उच्च एक भी ग्रह अपने मित्र से दृष्ट हो तो, जन्म समय में यदि स्व उच्च एक भी ग्रह अपने मित्र से दृश्य हो तो जातक राजा होता है। 3 या 4 बलवान ग्रह केंद्र में हो तो भी वो राजा होता है। अगर 3-4 बलवान ग्रह एक साथ हो तो भी वो राजा होता है, जातक राजा होता है। और 5 से अधिक निर्बल बल ग्रह में हो, ग्रह के केंद्र में हो तो 5 से अधिक निर्बल ग्रह भी अगर केंद्र में हो तो राजकुलोन राजा होता है। मतलब राजकुलोन राजा होता है वो, अगर इस तरह का है तो। यदि 5 से अधिक ग्रह केंद्र में हो तो भी किसी भी कुल में उत्पन्न जातक राजा ही होता है। 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अगर जन्म में यदि 100 उच्च एक भी ग्रह अपने मित्र से दृश्य हो तो जातक राजा होता है। दूसरा क्या है, 3 या 4 बलवान ग्रह केंद्र में हो तो भी वो राज कुलोब्ध होता है, जातक राजा होता है। मतलब राजा से कुलोब्ध मतलब राजा का वंशज होता है। और तीसरा क्या, 5 से अधिक निर्बल ग्रह केंद्र में हो तो राजकुलोन राजा होता है। यदि 5 ग्रह से अधिक बलवान केंद्र में हो तो भी वह किसी भी कुल में उत्पन्न जातक, अगर वो किसी भी कुल में जन्म लिया है तो वहाँ का वो राजा होगा। तो ये राजयोग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब रज्जु मुसल नल योग, आश्रय योग, अगर हम लोग एक ही नाम से अगर जाने तो ये लोग एक ही नाम से होता है, रज्जु, मुसल, नल योग या आश्रय योग। इसके बारे में हम लोग जाने तो क्या होता है, सातों ग्रह जन्म के समय में यदि 4 राशि में हो तो रज्जु योग होता है। अगर सातों ग्रह 4 राशि में अगर विभक्त हो तो उसको हम लोग रज्जु योग कहते हैं। यदि सभी ग्रह स्थिर राशि में हो तो उसको हम लोग मुसल योग कहते हैं। रज्जु योग, मुसल योग, नल योग या आश्रय योग है, उसको हम लोग खंडित करते हैं। रज्जु योग किसे कहते हैं, जब सातों ग्रह जन्म के समय यदि 4 ग्रह में विभक्त हो तो उसको हम लोग रज्जु ग्रह कहते हैं। मुसल योग किसे कहते हैं, यदि सभी ग्रह स्थिर राशि में हो तो, जैसे चर राशि होता है, स्थिर राशि होता है, तो उसी में से अगर स्थिर राशि में हो तो उसे हम लोग मुसल, तथा सभी ग्रह द्विस्वभाव राशिगत में हो तो उसे हम नल योग कहते हैं, नल योग या आश्रय योग कहते हैं। इसे ही हम लोग आश्रय योग भी कहते हैं, जो भी हम आपको बता रहे थे। रज्जु योग में जन्म जातक अपने कुल में विख्यात एवं ईर्ष्यालु होता है। रज्जु योग में जो जातक जन्म लेता है वो विख्यात ईर्ष्यालु होता है, बहुत ही, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ही ईर्ष्यालु, बहुत ही दुष्ट आदमी होता है। और मुसल योग में अगर जन्म होता है तो वो अपने कुल में विख्यात, स्वाभिमानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अगर मुसल योग में अगर जातक जन्म लेता है तो वो विख्यात, स्वाभिमानी और प्रतिष्ठित वाला व्यक्तित्व होता है। तथा नल योग का जातक जो होता है कुल में धनवान होता है। तो ये मैंने आपको रज्जु, मुसल
नल योग या आश्रय योग के बारे में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी दी, जो आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। तब तक आप इसका अध्ययन करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।